नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान यानी सभी विषय का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 40 में 40 प्रश्न को सही कर देते हैं तो आपका 40 अंक यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव से। और हाँ, अगर आप अधिक अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से समझकर याद रखना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और उत्तर को याद रखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी ऑप्शन बी, आधी ऑप्शन सी, चौथाई ऑप्शन डी, बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है। तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, I/R²। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसने खोज की थी? फैराडे ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहाँ पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने की दूरी अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, m पे पावर -1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO प्लस H2 दोनों मिलाकर के Cu प्लस H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्तता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सोडियम की संयुक्तता क्या है? तो 1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर। उदासीन 7 के बराबर। और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल, अम्ल 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 क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ण है? 18, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है,
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है? अधातु। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? 19। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? दोस्तों प्रश्न आपका, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CH4 यानी मीथेन गैस। बायोगैस किसे कहता है? मीथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम, He हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ता में। और पौधा सांस किससे लेता है? पत्ता से। पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2।
ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है ऑक्जिन है तो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है परागन कोष में होता है, पराग कोष में होता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, परागनक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका आनुवांशिक गुण का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक की पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। किसी ऐप फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, किसी ऐप फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/f होता है। अगला प्रश्न देखिए, हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है तो क्या कौन से द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो सिलियरी द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लाल प्रकाश, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्रकाश में, इसलिए इसका सिग्नल में प्रयोग किया जाता है लाल प्रकाश। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं कि जब लाल बत्ती जलता है तो समझिए गाड़ी आएगा तो रुक जाएगा, या आप सड़क के गोलंबर के पास देखिएगा लाल बत्ती, तो लाल बत्ती में लाल प्रकाश जो है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज बचाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लघु पतन में होने वाली उच्च धारा के खतरे से, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? यानी कि अगर घर में ज़्यादा वोल्टेज आ जाने के कारण क्या होता है, वो अपने आप फ्यूज उड़ जाता है और क्या होता है, लाइन घर का कट जाता है। तो अधिक वोल्टेज आने के कारण तो लघु पथ में होने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रवृत्ति धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रवृत्ति धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 50 हर्ट्ज,
50 हर्ट्ज होता है अपवृत्ति प्रवृत्ति धारा की अपवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिकारक कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी चीनी का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 मिलियन। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है? 3 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 मिलियन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप कि 7 से अधिक उसका पीएच मान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम जो है कि क्षार धातु नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं। एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 290 के होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, KOH अम्ल नहीं है। KOH अम्ल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, निम्न में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, दोनों ए एवं बी दोनों श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पौधे जानवर मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे जानवर मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? यानी प्रश्न कर रहा है कि दो समतल दर्पण है, उसके बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो कितना दर्पण बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनंत बहुत दर्पण बनेगा। जैसे आप सैलून में जाते होंगे तो दो समतल दर्पण के बीच में देखते होंगे कितना सिर आपका दिखाई देता है, बहुत सारा दिखाई देता है, अनंत हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेमी है, तो फोकस दूरी से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 25 सेमी।
25 सेमी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरों में प्रकाश की चाल क्या होगी। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, m⁻m-1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, काला, काला होगा। और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। अपवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। तो क्या होगा, बाहर जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाहर जाता है। प्रश्न है आपका, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हीलियम, हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अक्रिय गैस है या अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो 18 होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जल उदासीन होता है और उदासीन जो होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है या 7 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और अम्लीय क्या होता है, अम्लीय जो होता है वह अम्लीय आपका होता है 7 से कम, क्षारीय क्या होता है 7 से अधिक। जो आपका रक्त क्या है, क्षारीय है, जो कि 7 से अधिक 7.4 होता है। और उदासीन क्या होता है 7 होता है। और अम्लीय क्या होता है 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका अगला, किस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवकरण कहलाता है, अवकरण। अगला प्रश्न देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं,
वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। हिरण क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, NH3 बनता है। अगला प्रश्न है आपका, हृदय के वैष्णव का सिलिथिन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हृदय संकुचन। अगला प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कूटपाट के द्वारा भोजन अमीमा अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए प्रश्न कह रहा है कि अगर किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण होती है, यानी कि ये मान लीजिए समतल दर्पण है और इस पे आपतित किरण ये आ रहा है और ये आपतित किरण होकर के परावर्तन हो गया, तो इस बीच का जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न एक बार समझ लीजिए, किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, वायु का निरक्षेप अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 25 cm यानी 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम क्या होगा? अनंत। अधिकतम क्या होगा? इन्फिनिटिव। अधिकतम रहता तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता, लेकिन यह न्यूनतम है तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 25 cm होता है, 25 सेमी होता है न्यूनतम। अगला प्रश्न देखिए, वोल्ट भी बराबर होता है जहां सी कूलम, जे जूल, ए एम्पियर है, तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जे बटे सी यानी जूल बटे कूलम होगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 220 वोल्ट प्रवृत्ति धारा। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है,
पीतल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 7 से कम होगा। अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से अधिक, क्षारीय 7 से अधिक और उदासीन 7 के बराबर। ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा ही जाता है। अगर पूछ देगा अम्लीय का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम, क्षारीय क्या होता है 7 से अधिक और उदासीन क्या होता है 7 के बराबर। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन से प्रश्न है। तो चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, इतिहास से है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी खो यूनान। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट। जार का यानी रूस का सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका 5 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने कहा था उत्तराखंड में, और यह आंदोलन हुआ था वृक्ष कटाव के। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, महान नगरों में, यानी महान नगरों में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, 1881 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से, यानी पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 9 नंबर, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अमृता बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर
क्या होगा? जल्दी सोचिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये हर बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन में 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था, 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। याद रखिएगा क्या होगा? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल सदृत में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी कि भोपाल में एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ था गैस से, तो वह कौन सा गैस था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल में। प्रश्न आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, डी, संजय उद्यान जैविक संगठन किस स्थान पर है? प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए। हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पटना में है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बांका में। मंदार हिल कहाँ है? बांका में। अगला प्रश्न देखिए, ऊंचा वक्र प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लेहमान। खो नंबर। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज।
अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चेन्नई। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2005 में सूचना का कानून लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण, डी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि, और कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मछली पालन, ये सभी प्रथम क्षेत्र हैं। और सेवा क्षेत्र जो है तीसरा है, औद्योगिक क्षेत्र जो है ये दूसरा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 31 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिएगा, 31 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, कब लगाया था, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का 20 रुपया आय था। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा के कार्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है भारत का। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी बी, कर्नाटक। कर्नाटक है बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। और बिहार क्या है, बीमारू राज्य है। उड़ीसा बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन
बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है इनमें से कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, संतोष। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुनामी। महासागर के तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? सुनामी नाम से जाना जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दियारा की मिट्टी, दियारा की मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए प्रश्न है आपका, नेपाल भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ऑप्शन में रहेगा आपका उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल भारत की उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न देखिए, कराए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? प्रश्न है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, श्रीलंका। श्रीलंका में शासन व्यवस्था नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ नहीं है? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1934 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, यानी इनमें सभी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला देखिए, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था?
1932 ईस्वी में। और यंग इंडिया का संपादन के द्वारा किया गया था। तो यंग इंडिया की स्थापना किसने किया है? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न आप सभी भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह पूछे ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका असम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में स्थित है काजीरंगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। और अगला प्रश्न देखिए, जूट उत्पादन के लिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है चूना पत्थर, और जूट उत्पादन के लिए भारत में पश्चिम बंगाल राज्य प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल राज्य क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं अब दोस्तों। प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सभी, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, यानी इनमें सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि प्राकृतिक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1904-05 के रूस जापान में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुआ था? तो रूस का हार हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक और द्वारा होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत की गई, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है,
खनिज प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। NH7 सबसे लंबा है, NH7 सबसे लंबा राज्य मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में है। और अगला प्रश्न है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? तो कपास की खेती के लिए मिट्टी काली मृदा होता है। कपास की खेती के लिए काली मृदा। और केंगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन कानून कब लागू हुआ है? 2005 में लागू हुआ है। और यह किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है आपका, गैर संस्थागत प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी, बिल्कुल सही है, महाजन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाजन होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यह हो जाएगा आपका भूकंप। आग लगाना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानवीय आपदा है, लेकिन भूकंप प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी में हुआ था। 1930 में कहाँ हुआ था? डांडी में। अगला प्रश्न देखिए, रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मतलब मजदूर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता किया था। महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। शिक्षा के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठक के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली शीर्षक पाठक के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठक साहित्य की कौन विधा है? मछली शीर्षक पाठक साहित्य की कौन विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कहानी। अगला प्रश्न है, मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु। मछली लेकर कौन भागा था? संतु। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शांतु। संतु। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, माँ। अगला प्रश्न है आपका, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। निम्न मध्य वर्गीय परिवार। ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माँ ने। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पिता। पिता ने मछली खाता था। अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मछली मांगना चाहता था। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1937 ईस्वी। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर्तकी के रूप में है। अगला प्रश्न है कि हलकरों का अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संदेश वाहक। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 7वीं पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 9.5 साल के उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया, देहावसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निखारता हूँ पाठक की विधा है। जीत जीत में निखारता हूँ पाठक की विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पिता का। अगला प्रश्न है,
पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सभी बजाते थे, सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, चाचा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कथक से। ऑप्शन नंबर सी कथक से है। अगला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे डांस के लिए। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अम्मा को। चलते अगले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। मेरे बिना तुम प्रभु के पाठ का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका रेनर मारिया। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रेनर मारिया। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ननकाना साहब कहाँ है? ननकाना साहब कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में है। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संज्ञा का शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा का शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें जो है कि राष्ट्र कवि दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी से पुरस्कारित किया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा, सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की जो कार है उसका कीमत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 7,500 रुपये। 7,500। अगला प्रश्न है,
भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाषण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि मुहावरा है और मुहावरे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न मुहावरा से पूछा जाता है, तो ये सभी मुहावरा प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली हो जाना यानी पास पैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पास पैसा ना होना, हाथ खाली होना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाथ साफ करना यानी चोरी करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अनु। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, अनु। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पाड़ा। परा का पाड़ा। अगला प्रश्न है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। परिश्रम में कौन उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, परी। परी परी। अगला प्रश्न है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अब। ओ वो अब। अगला प्रश्न देखिए, निर्जनन में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, निरन। अगला प्रश्न है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, निस। अगला प्रश्न है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ओ। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है,